हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना। देखो, कहा जाता है कि हमें खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए और ना ही कभी भी कमज़ोर फील करना चाहिए। ठीक है, कमज़ोर फील करोगे, अपने आप को कमज़ोर समझोगे, किसी की मदद लेने के लिए हाथ बढ़ाओगे और इवेंचुअली क्या होता है, लोग जता देते हैं कि हमने तुम्हारी उस टाइम पे मदद की थी या हमने तुम पे एहसान किया था तुम्हारी हेल्प करके। ठीक है, तो कोशिश यही करनी चाहिए, मेरा मानना है लाइफ में कोशिश यही करनी चाहिए कि कभी भी ना, जब आप बिल्कुल ही टूट भी जाओ या जब आपको सहारे की ज़रूरत हो, तो खुद से उठने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, दूसरे तो हाथ कई बार बढ़ाते हैं, कई बार नहीं बढ़ाते। लेट से अगर नहीं बढ़ाया तो क्या ज़िंदगी में कभी उठ के आगे नहीं बढ़ोगे? बढ़ना तो पड़ेगा ना, जितने दिन की ज़िंदगी है वो तो जीनी ही पड़ेगी, है ना। चाहे हंस के जियो, चाहे रो के जियो, राइट। चलो एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। अभी हुआ क्या था ना, 2-3 दिन पहले एक कमेंट आया था। ठीक है, वीडियो पे जैसे मैं आपको बोलती हूँ कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, बताओ, कमेंट करो। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था, उसने बोला था मैम मैं थोड़ा सा पढ़ाई में लाइक मुझे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, थोड़ा सा वीक हूँ, तो आप एक बार बताओ कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखो सारी चीज़ें ना अवेलेबल आपको प्रैक्टिस मॉक के ऐप पे, वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाएगा। कैसे क्या करना चाहिए वो उसके लिए हम 2 मिनट बात कर लेते हैं। पूरी स्ट्रैटेजी आपको चाहिए होगी तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से स्ट्रैटेजी की एक वीडियो और बना दूंगी। ठीक है, फिलहाल आप लोग क्या करेंगे ना, जो प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट है और जो उसका ऐप है, वेबसाइट को बुकमार्क कर लेंगे और ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐप पे और वेबसाइट पे ऐसा आपको मिलेगा क्या, देखो जहाँ तक बात रही ऐप की और वेबसाइट की, दोनों पे ही ना आपको क्विजेस मिल जाएंगी। ठीक है, क्विज आप लगा सकते हो, वीकली क्विज दी जाती है। देखो कितना सारा मटेरियल दिया जाता है, वो सब मैं बता रही हूँ और वो इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन सब चीज़ों को पढ़ो, इनका फ़ायदा उठाओ। और अल्टीमेटली ये दिया क्यों जा रहा है, ताकि आपको फ़ायदा हो, है ना। तो क्या दिया जा रहा है पहले उस पर बात करते हैं और उसके बाद कैसे हम इसका यूज़ करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अवेलेबल मटेरियल में हमारे पास क्विजेज़ हैं। ठीक है, जो वीकली हम क्विज देते हैं। ठीक, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के। ठीक है, एक हफ्ते के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन होते हैं वो आपको क्विज के फॉर्म में मिलते हैं। उसके अलावा आपको वीकली पीडीएफ्स भी मिलती हैं। ठीक है, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पीडीएफ में, है ना। पीडीएफ वीकली भी होती है, मंथली भी होती है। उसके बाद वीकली और मंथली बजूका भी आती है। ठीक है, पीडीएफ में तो क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो बजूका आती है या वीकली पीडीएफ्स आती हैं जो अलग से, एक क्वेश्चन फॉर्म में होती है। ठीक है, कई सारा मटेरियल है, एक क्वेश्चन फॉर्म में होती है और एक वीकली कंटेंट फॉर्म में आप कह सकते हैं पीडीएफ्स आपको दी जाती हैं। ठीक है, तो इस पीडीएफ में क्या होता है, इस पीडीएफ में वीकली होता है और मंथली भी होता है। मंथली बजूका के नाम से होता है। आपने सबने मंथली बजूका डाउनलोड की होगी, नहीं की तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मंथली और वीकली दोनों मिलते हैं, जिसमें डिटेल्ड में हर न्यूज़ को कवर किया करा होता है और वो भी टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं है कोई भी ऐसी रैंडम न्यूज़ लिख दी। ठीक है, जैसे स्टार्ट होता है अगर कि नेशनल न्यूज़, तो नेशनल स्तर पे जितनी भी न्यूज़ उस महीने में आई हैं सामने, वो सारी न्यूज़ेज उसमें कवर होती हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड में जाओगे तो स्पोर्ट्स सेक्शन में जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होगी सब आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, पीडीएफ्स हो गई, क्विजेज हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे। अच्छा, इसके साथ एक जो आप लेक्चर देख रहे हो, डेली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर भी तो देखते हो, है ना। तो डेली सीए, मैंने करंट अफेयर शॉर्ट में लिख दिया, तो डेली करंट अफेयर में यहाँ पे हम जितनी चीज़ें डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, वैसे भी नॉर्मली, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो वो भी। तो आपके पास इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है। आपको क्या करना है, अब जो स्ट्रैटेजी की बात है कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं या कैसे क्या करें। देखो, आप पहले क्या करोगे, आप पहले जो डेली करंट अफेयर है वो आप रोज़ वीडियो देखोगे, है ना। रोज़ वीडियो देखोगे, जिसको नोट्स बनाने हैं
जिसको नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बना सकता है, ठीक है। जिसको नहीं बनाने उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि बहुत लोग वर्किंग होते हैं, नहीं बना पाते नोट्स, आप डाउनलोड करो वीडियो, या अगर नहीं भी डाउनलोड करनी तो चलते चलते आप मेट्रो में जैसे भी आपको देखनी है, आप सिर्फ आपको सुनना है, ठीक है। मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ वो आपको सुननी है। तो डेली करंट अफेयर की आप वीडियो देखेंगे। अच्छा, अब वीडियो देखने के बाद क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद ना क्विज़ेस लगाएंगे, ठीक है, और उसमें अपना स्कोर चेक करेंगे कि जब वीकली क्विज़ आएगी ना, पूरे हफ्ते का जब पूरी क्विज़ आएगी हफ्ते की, ठीक है, वो क्विज़ आप वीकली लगाएंगे और उसमें अपना स्कोर चेक करेंगे और देखेंगे कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं, ठीक है। ये चीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती है। आप स्टेप 2 को पहले और स्टेप 3 को पहले, जैसा आपका मन हो वैसा रख सकते हैं, क्योंकि जब क्विज़ आती है ना, क्विज़ के साथ वीकली PDF भी आती है, तो आप ये भी कर सकते हो। बेटर मैं कहूँगी यही है कि पहले आप रोज़ डेली करंट अफेयर की वीडियोस देखो, है ना। उसके बाद जो वीकली PDF आता है उस एक बार वीकली PDF को डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। और जैसे ही संडे ख़त्म हुआ, मंडे को वीकली PDF आपको मिली, तो वीकली PDF मिलते ही आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे और चलते फिरते उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। आपने मान लो बाय एंड ऑफ द डे उसको पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद आप क्विज़ लगा सकते हैं, ठीक है, और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। जो डेली पढ़ा वो वीकली PDF से रिवाइज हो जाएगा, फिर आप क्विज़ लगा के अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। और जो वीकली क्वेश्चन फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है, जो वीकली PDF आती है क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है, वो भी आप अपने पास रख सकते हैं, वो भी रिवीजन का बेस्ट सोर्स है, ठीक है। इसके बाद जब ये हफ्ते का काम आपका हो गया, अब मंथ की बारी आई, तो मंथली भी बजूका आती है, ठीक है, मंथली PDF बजूका के नाम से आती है, तो वो मंथली PDF भी आप डाउनलोड करेंगे। और उसके अलावा एक क्वेश्चन PDF, एक PDF और आती है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, 200 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी आप डाउनलोड करेंगे। तो जो आपने 4 हफ्तों में पढ़ा वो सारा कुछ इसमें फिर से डिटेल में मेंशन होता है, कंबाइंड होता है, ठीक है। तो आपका काम क्या है, हर मंथ के एंड में आपको इन दोनों को डाउनलोड करना है, क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ना है, वो क्वेश्चन फॉर्म में भी आप पढ़ सकते हैं, जो वर्किंग है वो क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ सकते हैं। 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर मंथ के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जो वर्किंग नहीं है, जो घर में ही है, जो स्टूडेंट है, जिनका जो अभी तैयारी शुरू जिन्होंने की है या कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो लोग PDF डाउनलोड करेंगे मंथली वजू का, और एक एक चीज़ को डिटेल में अच्छे से जो मेंशन है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप जिस भी बच्चे का ये डाउट था, जो मेरे पास आया कि ऐसा एक डाउट है बच्चे का, वो अब क्लियर होगा, ठीक है। अगर किसी और को भी ये डाउट था तो आई थिंक अब जिन भी बच्चों को ये डाउट था सबको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो आओ बिना टाइम को गवाए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना, शुरुआत करते हैं उसकी। और देखो, है तो आज 6 नवंबर, बट संडे और सैटरडे 2 दिन वीडियोस नहीं आ पाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो भी सैटरडे संडे की न्यूज़ होती है वो हम मंडे को कवर करते हैं, ये बात आप सब अच्छे से जानते हैं, है ना। तो 5 तारीख को क्या था, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। क्यों मनाते हैं, ताकि जो सुनामी से बचने के जो भी मेजर्स हैं, ठीक है, या जो भी प्रिपेयर हम जिस भी लेवल पे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन रख सकते हैं, ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा, अवेयरनेस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, जितना ज़्यादा लोग प्रिपेयर होंगे, उतना ही सुनामी या ऐसी चीज़ों से, बीमारियों से या किसी भी चीज़ से हम बच सकते हैं। तो अवेयरनेस का पर्पस ही यही है, ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो, और अवेयरनेस क्रिएट होने से क्या हो, जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए, है ना। तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर। अच्छा, आज 6 नवंबर है, और 6 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये डे भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन फॉर्म पे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है किस नेशन ने
अप्रूव की है वर्ल्ड की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी। फ्लाइंग टैक्सी क्या होती है? देखो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो इहांग EH216S है, ये बेसिकली चाइना की एक चाइनीज ड्रोन स्टार्टअप है, ठीक है। इहांग जो है वो चाइनीज, अगर इस वर्ड की बात करूं तो चाइनीज ड्रोन स्टार्टअप है ये, ठीक है, ड्रोन बनाने वाली कंपनी है ये चाइना की। तो हाँ, चाइना ने अप्रूव किया है, चाइना वो नेशन है, चाइना वो देश है जिसने अप्रूव किया है पहला पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी, ठीक है। ये फ्लाइंग टैक्सी है, ठीक, इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। कितने लोग बैठ सकते हैं? 2 पीपल, 2 लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग बैठ सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि 600 पाउंड तक का सामान, ठीक है, 600 पाउंड तक का सामान जो है वो कार्गो इसमें लेके एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है, ठीक है। और अगर बात करें तो इसमें 16 इलेक्ट्रिक रोटर्स हैं। रोटर्स होते हैं जो रोटेटिंग डिवाइस, इलेक्ट्रिक फॉर्म में रोटेट करती है ना जो डिवाइस, उसे रोटर्स कहते हैं। तो इसमें बेसिकली 16 इलेक्ट्रिक रोटर्स हैं, ठीक है। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड इसकी बताई जा रही है 80 माइल्स पर आर की, ठीक है, 80 माइल्स पर आर की इसकी स्पीड बताई जा रही है, ठीक है। 80 माइल्स पर आर की स्पीड बताई जा रही है और 18 माइल्स तक का ऑन एन एवरेज डिस्टेंस ये कवर कर सकती है। 18 माइल्स तक का डिस्टेंस इसके द्वारा, यू कैन से, इस टैक्सी के द्वारा कवर किया जा सकता है, ठीक है। जब शॉर्ट डिस्टेंस पे हमें ज़्यादा नहीं, ठीक है, 18 माइल तक के डिस्टेंस पे जैसे अभी जाना है तो चाइना में आप इहांग जो टैक्सी है उसको, फ्लाइंग टैक्सी को बुक कर पाएंगे, ठीक। इहांग एक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट है। देखो हेलीकॉप्टर क्या होता है? हेलीकॉप्टर वर्टिकल जाता है, वर्टिकल मूव करता है, टेक ऑफ भी वर्टिकल करता है, ठीक, एंड लैंड भी वर्टिकल करता है। देखो ये चीज़ अगर मैं एक ग्राफ में बात करूँ ना तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये वर्टिकल कहलाता है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो चाहे टैक्सी हो, एयर टैक्सी हो या हेलीकॉप्टर हो, सब वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड करते हैं। तो ये वही कैटेगरी है। और इलेक्ट्रिक, फ़र्क क्या है? ये इलेक्ट्रिक होती है, जैसे मैंने बताया 16 इलेक्ट्रिक रोटर्स होते हैं इसमें, ठीक है, 16 इलेक्ट्रिक रोटर्स होते हैं, ठीक है। ये पहली ऐसा VTOL व्हीकल होगा वर्ल्ड में जिसको कमर्शियल यूज़ के लिए क्लियरेंस मिल चुकी है, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन ब्रांड एम्बेसडर बना है हेनरी हार्विन एजुकेशन का। HHE का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं चेतन भगत जी। कौन बने हैं? चेतन भगत जी जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अगर मैं बात करूं HHE की तो HHE क्या है? HHE बेसिकली एक एजुकेशन ऑनलाइन, बेसिकली आप कह सकते हैं ऑनलाइन एडटेक स्टार्टअप है। स्टार्टअप भी नहीं बोलेंगे इसको, एडटेक कंपनी है, ठीक है, ऑनलाइन एडटेक कंपनी है, ठीक है। HHE दैट इज़ हेनरी हार्विन एजुकेशन। अब ये कंपनी प्रोवाइड क्या करती है, कहाँ पे बेस्ड है? ये कंपनी बेसिकली USA और इंडिया में बेस्ड है, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 800 से भी ज़्यादा ऐसे कोर्सेज हैं, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो अपस्केलिंग में और रीस्केलिंग में हेल्प करते हैं बच्चों की, ठीक है। 800 से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, या कोर्सेज आप कह सकते हैं, ऐसे कोर्सेज हैं जो बच्चों की अपस्किलिंग में, ठीक है, अपस्किल या रीस्किल। अपस्किल या रीस्किल का क्या मतलब है? जैसे आपके पास कोई स्किल है तो उसको और मॉडिफाई करना, लेट्स से आपको कोडिंग आती है और आपको बेसिक लेवल की कोडिंग आती है तो एडवांस लेवल की कोडिंग सिखाना और रीस्किलिंग हो गई।
अपस्किलिंग मतलब आपको कोई स्किल सिखाना, बताना, न्यू, प्रोफेशनल, ताकि आप प्रोफेशनली ग्रो कर सको, है ना। तो अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए इनके पास 800 से भी ज़्यादा प्रोग्राम है। यूएसए इंडिया बेस्ड एक ऑनलाइन एडटेक कंपनी आप कह सकते हैं है, और चेतन भगत जो हैं वो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आगे बात करते हैं कौन अपॉइंट हुआ है एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, STAG, स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर ट्यूबरक्लोसिस बाय WHO। तो ये जो मेंबर बने हैं वो है सारंग दोए, ठीक है। सारंग दोए जो हैं बेसिकली मेंबर बने हैं STAG, दैट इज स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर ट्यूबरक्लोसिस के, जो कि अपॉइंट किए गए हैं बाय WHO। अगर बात करें STAG TB की, तो ये ऑपरेट करते हैं बेसिकली इनका मिशन क्या है कि ग्लोबल लेवल पे जो TB है, ट्यूबरक्लोसिस है, उसको एंड करना, उस एपिडेमिक को ख़त्म करना, ये इनका मेन मोटिव है। तो STAG TB प्रोवाइड WHO विद इनवैल्यूएबल साइंटिफिक टेक्निकल गाइडेंस, ठीक है। ये क्या करते हैं, WHO को बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिफिक टेक्निकल गाइडेंस देते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये लोग जो WHO की स्ट्रैटेजिक साइंटिफिक टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनमें ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने के लिए उन चीज़ों में इनकी हेल्प करें, ठीक है। बाकी फंक्शंस में, एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व है, ठीक है, प्रिवेंशन और केयर में ट्यूबरक्लोसिस के, उसमें हेल्प करें, ठीक है। तो सारंग दोए का नाम आप याद रखिएगा। अब चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लियोन मेसी से, जो अर्जेंटीना के प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं लियोन मेसी। उन्होंने बैलन डी और अवार्ड जीता है, और ये कौन सी भी बार जीता है, ठीक है। ये उन्होंने आप कह सकते हैं 8वीं बार इस अवार्ड को जीता है, 8th टाइम जीता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। लियोन मेसी का नाम आपने सबने सुना होगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं मानती कि कोई ऐसा होगा जिसने मेसी का नाम नहीं सुना होगा। अच्छा, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? और ये अवार्ड स्टार्ट कब हुआ था? 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये अवार्ड स्टार्ट कब हुआ था, तो बैलन डी'ओर अवार्ड जो स्टार्ट हुआ था वो 1956 में हुआ था, ठीक। अब दूसरा है कि ये अवार्ड प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो फ्रांस फुटबॉल मैगजीन न्यूज़ एजेंसी है बेसिकली, उसके द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। तो यू कैन से प्रेजेंटेड बाय फ्रांस फुटबॉल मैगजीन और न्यूज़ एजेंसी चैनल, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक। अगर बात करें, ये मेंस कैटेगरी में दिया जाता है। इंटर मियामी क्लब से एसोसिएटेड है कौन, लियोने मेसी, ठीक है। अगर विमेन कैटेगरी की बात करें तो स्पेन की आयटाना बोनमती, इनको मिला है बैलन डी और अवार्ड, ठीक है। बार्सिलोना क्लब से बेसिकली ये रिलेटेड बार्सिलोना क्लब से ये खेलती हैं, ठीक है। कोपा ट्रॉफी मेंशन है, यासिन ट्रॉफी, गर्ड मुलर ट्रॉफी, सॉक्रेट्स अवार्ड और क्लब ऑफ द ईयर जो मैनचेस्टर सिटी को दिया गया है वो। तो सारे अवार्ड इसमें मेंशन हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। याद आपको करना है, भले ही मैं एक एक नाम बोलूँ ना बोलूँ, सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उस इंडियन पर्सनालिटी का नाम बताना है जिन्हें ऑनर किया गया है 2023 के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के साथ फॉर फिलेंथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिलेंथ्रोपी मतलब परोपकार, ठीक है, और CSR दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक एंटरप्रेन्योर की कि वो अपनी सोसाइटी को, ठीक है, बेहतर बनाने में मदद करें, ठीक है। तो CSR और फिलेंथ्रोपी के लिए नीता अंबानी को, ठीक है, जो रिलायंस ग्रुप की फाउंडर हैं बेसिकली,
उनको अवार्ड मिला है, कौन सा, 2023 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, है ना। चलो अच्छा, ये दिया किसके द्वारा जाता है, जो जॉन चैम्बर्स हैं, चेयरमैन ऑफ यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम, उन्होंने अवार्ड दिया है नीता अंबानी को, ठीक है। रिलायंस की फाउंडर और चेयरपर्सन है ये, ठीक है। तो ये उनको उनके फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए बेसिकली एजुकेशन, आर्ट, स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर, सब फील्ड्स में जिनमें भी उन्होंने काम किया है, उनके परोपकारिक कामों के लिए बेसिकली, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने एज अ वुमेन दिखाई है, ठीक है, कि बाकी औरतों की मदद करना हर पॉसिबल वे में, इंडिया की ग्रोथ में, इकोनॉमी में हेल्प करना, तो उसके लिए बेसिकली इन्हें अवार्ड दिया गया है। अगर बात करें यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम की, तो ये फोरम 2017 में फॉर्म हुआ था, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली डेडिकेटेड है टू स्ट्रेंथनिंग द पार्टनरशिप बिटवीन यूएस एंड इंडिया, एंड ये बेसिकली एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह काम करता है फॉर बिजनेसेस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट्स ऑफ बोथ कंट्री। हेडक्वार्टर इनका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है, ठीक है। आगे चलते हैं, थीम क्या है 16th एडिशन की, किसके, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन की, ठीक है। एक तो ये 16th एडिशन जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन है, इसकी थीम बतानी है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या बताना है, हमें ये भी बताना है कि इसका 15th एडिशन कब हुआ था, 2022 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, केरला में हुआ था, ठीक। अब जो चीज़ बता दी है उसको लिख देती हूँ। इससे पहले वाला था 15th एडिशन जो हुआ था 2022 में केरला में, ठीक है। कहाँ हुआ था, केरला में हुआ था। अभी क्या पूछा है, थीम पूछी है किसकी, अर्बन मोबिलिटी इंडिया एंड कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन की। तो इनकी थीम है इंटीग्रेटेड एंड रीसाइलेंट अर्बन ट्रांसपोर्ट। क्या है, इंटीग्रेटेड एंड रीसाइलेंट अर्बन ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये जो है ये इनिशिएटिव कब लिया गया था, बेसिकली ये 2008 में ऑर्गेनाइज करना शुरू किया गया था। अर्बन मोबिलिटी इंडिया एंड अर्बन मोबिलिटी इंडिया जो कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन है, ये 2008 से इनिशिएटिव लिया गया था कि विल बी हेल्डिंग दिस, ठीक है। देखो अभी कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। जो 15 वाला था वो कहाँ हुआ था, वो केरला में हुआ था। इंटीग्रेटेड एंड रीसाइलेंस अर्बन ट्रांसपोर्ट ये थीम थी। कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट की गई थी हरदीप सिंह पुरी द्वारा, ठीक है, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, ठीक है। जो 16वीं मीटिंग थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, ठीक। अगर मैं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन की बात करूं, तो जैसा हमने देखा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और जो अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उसके द्वारा इनिशिएट इसको किया जाता है। 2008 में मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली इसको इनिशिएट किया टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर चर्निंग आउट thoughts, ideas, promoting best practice across India in different parts of the world to carve out the way forward for improving urban mobility in the country. Basically ताकि जो urban mobility है कंट्री में, देश में, उसको डेवलप, उसको इंक्रीज या फिर उनको आगे बढ़ाने में, इम्प्रूव करने में जो बेहतर से बेहतर प्रयास हो सकते थे वो इसके द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। डिस्कस किया जाता है कॉन्फ्रेंसेस में, एग्जीबिशन में, ठीक है, डिस्प्ले होती हैं थिंग्स। तो ये सारे प्रयास गवर्नमेंट कर रही है इसके थ्रू, ठीक है। आगे देखते हैं, मेन एम पूछा है मिशन काला क्रांति का जो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा। मिशन काला क्रांति बेसिकली कुछ नहीं है, ये आर्ट और कल्चर प्रमोट करता है वेस्ट बंगाल और इंडिया का, ठीक है। मिशन काला क्रांति के आप कह सकते हैं मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एम यही है कि इंडिया और वेस्ट बंगाल के कल्चर को, उसके आर्ट को प्रमोट करना, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है दुर्गा पूजा कार्निवल के दौरान, जो रेड रोड कोलकाता वेस्ट बंगाल में बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं,
अच्छा, वीगन डे पूछ रहा है कि कब मनाया गया था। देखो ये ले नहीं पाई थी डे, तो सोचा अब कवर कर लूँ। ठीक है, वीगन डे 1 नवंबर को मनाया गया था। ठीक है, वीगन क्या होता है, वीगन से वेजिटेरियन आप कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जो वीगन टर्म है वो वीगन टर्म कॉइन की गई थी डोनाल्ड वॉटसन के द्वारा। ठीक है, तो ये स्टैटिक का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो वीगन टर्म कॉइन की गई थी वॉटसन के द्वारा, और वीगन डे इसीलिए ऑब्जर्व किया जाता है 1 नवंबर को, ताकि जो विगनिज्म है, दैट इज जो वेजिटेरियन होने के बेनिफिट्स हैं वो लोगों तक पहुंचाए जा सके बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द सेक्शन। अच्छा, किस सेक्शन के अंडर बेसिकली जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 का है उसके किस सेक्शन के अंडर जो अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो बोर्ड है, ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का जो बोर्ड है उसने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बेसिकली जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है और जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इन दोनों जो आरबीआई है उसने बेसिकली अप्रूव कर दिया है मर्जर, ऑल स्टॉक्स का मर्जर। ठीक है, इन दोनों के बीच में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनके बीच का मर्जर। ठीक है, जो स्टेक्स है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसके फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के ले लिए हैं। ठीक है, ताकि जो केरला और नीचे वाला जो लाइक साउदर्न पार्ट है उसमें ये लोग अपनी पकड़ मजबूत कर सके। ठीक है, तो जो स्टेक्स ले लिए गए हैं, ठीक है, जो स्टॉक्स ले लिए गए हैं और जो अप्रूवल आया आरबीआई द्वारा, तो ये किस सेक्शन में मेंशन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 44A में ये मेंशन है। किस में मेंशन है, 44A में ये चीज़ मेंशन है। ठीक है, देखो जैसे मैंने अभी बताया था कि ये मर्जर इफेक्टिव हुआ है, आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है और 1 फरवरी 2024 से ये बेसिकली इफेक्टिव होगा। अगर एयू स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है और एमडी और सीईओ हैं संजय अग्रवाल। ठीक है, मर्जर बेसिकली इसीलिए ही है ताकि जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का उसमें ये लोग माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में एंटर कर सकें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप चीज़ें समझ आ रही हूँ, नहीं आ रही तो ऑब्वियसली यू कैन कमेंट। So thank you for now. We will be meeting you in the next session.